कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां हर चीज कैमरे में कैद हो रही है और पूरी दुनिया को दिखाई जा रही है। चाहे वो कोई लड़की हो, कोई योद्धा हो या कोई आम इंसान, हर पल का सीधा प्रसारण हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक ही चीज बार बार देखने से इंसान ऊब जाता है। वही पुराना घिसा पिटा नजारा और वही पुरानी बातें अब लोगों को बोर करने लगी थीं। वही रोज की भागदौड़, वही आम लोग और वही पुरानी दुनिया। लोग अपनी इस एक जैसी जिंदगी से पूरी तरह थक चुके थे। तभी इस बोरियत को तोड़ने के लिए धरती पर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आसमान में एक प्यारा सा खरगोश नजर आता है जो किसी दूसरे ग्रह का लग रहा है और वो बड़े उत्साह से पूछता है, नमस्ते दोस्तों, क्या मेरा वीडियो चल रहा है? ये कोई साधारण जानवर नहीं थे, बल्कि दूसरे ग्रहों से आए हुए अलग अलग प्रजाति के जीव थे। वो ऐलान करते हैं कि वो इंसानों के लिए ताज़ा और नया मनोरंजन लेकर आए हैं। जब 3 साल पहले ये पहली बार धरती पर आए थे तो इंसान डरे हुए थे कि कहीं ये हमलावर तो नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि इनके मन में कोई खोट नहीं था। ये बेहद शांतिप्रिय सभ्यताओं से आए थे। इनकी अलग अलग दुनिया और इनकी अद्भुत शक्तियां अब इंसानों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थीं। कोई ड्रैगन से लड़ रहा था तो कोई जादुई दुनिया की सैर करा रहा था। ये सब देखना अब लोगों के लिए रोज का मजा बन गया था। अब हम अपने मुख्य किरदार को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर इन वीडियो का आनंद ले रहा है। वो हंसते हुए सोचता है, ये सच में कितना मजेदार है, भला इसे कोई क्यों नहीं देखेगा। वो पुरानी यादों में खोते हुए कहता है कि एक समय था जब वो खुद भी यही काम करता था, यानी लोगों को अपना वीडियो दिखाता था। लेकिन उस दिन के बाद उसने ये सब छोड़ दिया और अब उसकी हालत ऐसी है कि वो बस अपने कमरे में कैद होकर रह गया है। न उसके पास कोई नौकरी है और न ही कुछ करने की इच्छा। वो बस यूं ही जी रहा है, हालांकि उसे भी पता है कि वो हमेशा इस तरह नहीं जी सकता। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और थकान साफ दिखाई दे रही है। तभी अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाका होता है जिससे उसका पूरा कमरा हिल जाता है। वो बुरी तरह चौंक जाता है और घबराते हुए सोचता है, क्या मैं बहुत ज्यादा तेज आवाज में वीडियो देख रहा था? उसे लगता है कि शायद उसे आवाज थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। तो वो लड़का अभी यही सोच रहा होता है कि शायद उसने वीडियो की आवाज कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है, इसलिए वो उसे कम करने की कोशिश करता है। वो राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अब शायद ठीक रहेगा, लेकिन शांति तो उसकी किस्मत में थी ही नहीं। तभी अचानक उसके ठीक पीछे एक भयंकर हादसा होता है। एक जोरदार धमाके के साथ उसके कमरे की दीवार और छत का हिस्सा टूटकर बिखर जाता है। वो बुरी तरह डर जाता है और हड़बड़ाकर चिल्लाता है कि आखिर ये क्या मुसीबत है। उसे समझ नहीं आता कि ये तबाही क्यों मची है, जबकि उसके पीछे धूल का एक विशाल गुबार उठ खड़ा होता है। अब उस उड़ती हुई धूल के बीच से एक परछाई तेजी से नीचे गिरती है। लड़का अपनी जगह पर जमा हुआ फटी आंखों से बस उस मलबे और उस गिरती हुई आकृति को देख रहा होता है। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे होते हैं कि आखिर ये बला आई कहां से है और उसके घर को क्यों तोड़ा गया। तभी वो परछाई साफ होती है और मलबे के ढेर पर एक अजीबोगरीब लड़की औंधे मुंह गिरी हुई दिखाई देती है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो आप हवा में व्हाइट बॉक्सेस देख रहे हैं वो असल में उस एलियन लड़की के व्यूअर्स के लाइव कमेंट्स हैं जो ये सब देख रहे हैं। व्यूअर्स पागल हो गए हैं। कमेंट्स आ रहे हैं, मिशन सक्सेस, LOL रियल, शी स्मैश्ड इट, लेजेंडरी FR। मतलब लड़की ने सच में दीवार तोड़ दी और पब्लिक मजे ले रही है। वो एलियन लड़की मलबे में पड़ी पड़ी डरते हुए बोलती है, हेलो दे। लेकिन MC का दिमाग खराब हो जाता है। वो चिल्लाता है, माय वॉल, और तुरंत अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है। ये देखकर लड़की की हालत खराब हो जाती है। वो दौड़कर आती है और MC को रोकने की कोशिश करती है। वेट, तुम रिपोर्ट नहीं कर सकते, प्लीज नो। वो उसके पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे छोड़ दो, एलियंस को क्राइम करना अलाउड नहीं है। अगर पुलिस आ गई तो मुझे फोर्सिबली डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी उसे वापस उसके प्लैनेट भेज दिया जाएगा। लड़की रो रही है, प्लीज शो मर्सी, जस्ट दिस वंस। MC उसे देखकर हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि गुस्सा करे या दया दिखाए। वो उसे शांत कराता है, आई गेट इट, शांत हो जाओ। टूटी हुई दीवार के बीच खड़े होकर वो उससे पूछता है, तो मुझे साफ साफ बताओ, तुम स्ट्रीमिंग कर रही थी? लड़की मासूमियत से जवाब देती है, यस। अब लड़का थोड़ा शांत होकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। उसे ये तो समझ आ जाता है कि ये सब किसी व्यूअर के डोनेशन रिएक्शन की वजह से हुआ है, यानी किसी ने पैसे देकर ये चैलेंज दिया था। वो लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हें इस दीवार को तोड़ने के लिए कितने पैसे मिले? व्यूअर्स ने जरूर कोई बड़ा मिशन दिया होगा जिसके लिए तुम इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो गई। लड़की शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए इधर उधर देखने लगती है तो लड़का एक बड़ा अंदाजा लगाता है और पूछता है, क्या तुम्हें इसके लिए 5 मिलियन 1 मिले?
लड़की घबराकर तुरंत मना करती है और बहुत ही धीरे से बताती है, नहीं, इतने नहीं, मुझे तो सिर्फ 50,001 मिले। ये सुनते ही लड़के के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से पूछता है, हैं? उसे यकीन नहीं होता कि इस लड़की ने इतनी छोटी सी रकम के लिए, जो कि घर की मरम्मत के खर्च से भी बहुत कम है, उसके घर की पूरी दीवार तोड़ दी। लड़का मन ही मन सोचता है कि इज दिस फॉर रियल? ये तो बहुत ही चीप डील थी। वो सार्काज़म में सोचता है कि यही तो एक असली प्रो स्ट्रीमर की निशानी है, जो कंटेंट के लिए बिना सोचे समझे कुछ भी कर दे। खैर, वो एक गहरी सांस लेता है और प्रैक्टिकल होकर सोचता है। वो कहता है, चलो, अब जो हुआ सो हुआ। सबसे पहले हमें लैंडलॉर्ड को कांटेक्ट करना होगा और उन्हें इस टूटी हुई दीवार के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे ही वो लैंडलॉर्ड को फोन करने के लिए आगे बढ़ता है, लड़की का चेहरा फिर से उतर जाता है। वो डरते हुए अपना फोन पकड़े रहती है और हकलाते हुए बोलती है, वो एक्चुअली उस बारे में। लड़का उसे शक की नजरों से देखता है और पूछता है, अब क्या हुआ? क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? अब लड़की अपनी असली मजबूरी बताती है। वो शर्माते हुए और डरते हुए कबूल करती है, एक्चुअली मेरा रेंट भी पेंडिंग है, मैंने किराया भी नहीं दिया है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने दीवार भी तोड़ दी है तो वो मुझे इमीडिएटली किक आउट कर देंगे, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। लड़की बिल्कुल रोने वाली हो जाती है। अगर मैं घर से बाहर निकाल दी गई तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो गिड़गिड़ाते हुए वादा करती है, मैं इसे ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी और पैसे कमा लूंगी। लड़का उसे देखता है, वो बिल्कुल जमीन पर झुककर माफी मांग रही होती है। आखिर में लड़का पिघल जाता है और कहता है, फाइन, ठीक है, सिर्फ 1 वीक, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राहत की सांस लेते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। वो मन ही मन ठान लेती है कि आई विल डू माई बेस्ट। लड़का उसे रोते हुए देखता है और सोचता है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रीमर है तो शायद ये जल्दी ही वॉल रिपेयर के लिए पैसे कमा लेगी। उसे लगता है कि चलो 1 हफ्ते में ये सब मैनेज कर ही लेगी। लड़का उस लड़की की बात मान तो लेता है, लेकिन मन ही मन एक बैकअप प्लान भी तैयार रखता है। वो सोचता है कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं सीधा लैंडलॉर्ड को बता दूंगा। वो खुद को समझाता है कि इस बात को दिमाग से निकाल दे, लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी बहुत बुरी चीज होती है। उसे रहा नहीं जाता और वो ये जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि आखिर पड़ोस में ऐसी कौन सी ब्रॉडकास्ट चल रही है जिसने उसकी दीवार ही तोड़ दी। फिर वो उस लड़की की स्ट्रीम को देखना शुरू करता है और पूरे 1 वीक तक उसे ऑब्जर्व करता है। लेकिन जो वो स्क्रीन पर देखता है उससे उसका सिर चकरा जाता है। वो डीमन किंग लड़की अपने व्यूअर्स से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है। वो बोलती है, जब मैं डीमन रेल्म में थी, लेकिन फिर अचानक घबराकर चुप हो जाती है और पूछती है, क्या मेरी वॉइस बहुत धीरे आ रही है? तभी उसे कोई व्यूअर डोनेशन भेजता है। वो हड़बड़ाते हुए थैंक यू बोलती है। जब रिएक्शन देने की बारी आती है तो वो मायूस होकर कहती है, सॉरी, मैं अब दीवार के सहारे हैंडस्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दीवार तो वो पहले ही तोड़ चुकी है। ये सब देखकर लड़का अपना माथा पीट लेता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सदमे में आ जाता है। वो मन ही मन चिल्लाता है, शी इज होपलेस, इसका कुछ नहीं हो सकता। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इतना बुरा स्ट्रीमर भी हो सकता है। वो हताशा में सोचता है, ये पिछले कई सालों में देखी गई मेरी सबसे वर्स्ट स्ट्रीम है। ये लड़की तो पूरी तरह से उम्मीद से परे है। तो दोस्तों, पूरे 1 वीक का टाइम अब खत्म हो चुका है। लड़का उस टूटे हुए पर्दे को हटाकर सीधा अंदर घुसता है और बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, एक्सक्यूज मी, हमें बात करनी है। लड़की जो हेडफोन्स लगाकर बैठी थी उसे देखकर बुरी तरह हड़बड़ा जाती है और डरते हुए पूछती है, जी हाँ, लेकिन यहां असली मजा तो उसकी लाइव चैट में आ रहा है। उसके व्यूअर्स अचानक आए इस ट्विस्ट को देखकर पागल हो गए हैं। कमेंट्स की बाढ़ आ गई है, क्या ये कोई गेस्ट है? पड़ोसी घर में घुस आया, लोएल, फाइनली कुछ कंटेंट मिला, क्या अब इनके बीच फाइट होगी? ऑडियंस को तो बस ड्रामा चाहिए। लड़का इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना सीधा पॉइंट पर आता है, देखो, जो 1 वीक का टाइम हमने तय किया था वो अब पास हो चुका है। ये सुनते ही लड़की के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत ही पिटिफुल फेस बनाकर उससे रिक्वेस्ट करती है, आई एम सॉरी, क्या आप प्लीज मुझे बस थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं, प्लीज? लेकिन लड़का अब और सुनने के मूड में नहीं है। वो साफ मना कर देता है, नो, फॉरगेट इट, अब बहुत हो गया। वो वहां से मुड़ता है और जाने लगता है। इससे तो अच्छा है कि मैं सीधा लैंडलॉर्ड से ही बात कर लूं, वो ज्यादा फास्ट रहेगा। मैंने तुम्हें डेफिनेटली काफी टाइम दिया था। जैसे ही वो जाने लगता है, लड़की पीछे से उसकी शर्ट पकड़ लेती है। वो डेस्परेट होकर उसे खींचती है और चिल्लाती है, अगर आप बस थोड़ा सा इंतजार और कर लें
लड़का उसे झटकते हुए एक कड़वा सच बोल देता है, नहीं, और वैसे भी तुम्हारी स्ट्रीम कुछ खास नहीं कर रही है। इट इजंट इवन डूइंग वेल एनीवे। मतलब उसकी परफॉर्मेंस एकदम बेकार है। यह बात लड़की को चुभ जाती है। वो अपनी सफाई में कहती है, वो बस इसलिए है क्योंकि मैंने अभी ज्यादा देर स्ट्रीमिंग नहीं की है। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे तो आई एम श्योर मैं सब ठीक कर दूंगी। लड़का अब उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर उसे एक कड़वा सच बोलता है, मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा टाइम मिलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। उसका कहने का मतलब साफ है कि तुम चाहे कितना भी समय ले लो, तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है। यह सुनकर लड़की को झटका लगता है। वो गुस्से में पूछती है, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? फिर वो अपने बचाव में दलीलें देना शुरू करती है। वो खुद को देखते हुए बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, मैं दिखने में भी तो अच्छी हूं, है ना? मैं प्रिटी हूं और मुझे नहीं लगता कि मेरी वॉइस खराब है। हैरानी की बात यह है कि उसकी लाइव चैट में व्यूअर्स भी अग्री कर रहे हैं। कमेंट्स आ रहे हैं, शी इज क्यूट दो और लिटिल सिस्टर वाइब्स। मतलब लड़की दिखने में तो सच में अच्छी है, लेकिन कंटेंट का क्या? लड़का मन ही मन सोचता है, इस लड़की को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इसके व्यूअर काउंट ऊपर क्यों नहीं जा रहे। लड़की अपनी बात जारी रखती है, मैं कितने फन गेम्स खेलती हूं। लड़का मन ही मन उसे रोस्ट करता है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए फन होते हैं। लड़की आगे बोलती है, और मैं कितनी एंटरटेनिंग स्टोरीज सुनाती हूं। लड़का फिर सोचता है, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होती। लेकिन लड़की तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। वो मानती है कि उसे अब तक पॉपुलर हो जाना चाहिए था। वो चमकती आंखों से लड़के से पूछती है, मेरी स्ट्रीम बहुत फन है, तुम्हें नहीं लगता? लड़का उसे देखकर बस यही सोचता है, शी इज जस्ट टोटली क्लूलेस। मतलब ये लड़की पूरी तरह से गलतफहमी का शिकार है। हद तो तब हो जाती है जब लड़की उंगली उठाकर ऑडियंस को ही ब्लेम कर देती है। वो कहती है, नहीं रुको, मैं नहीं, वो लोग वियर्ड हैं जो मेरे टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे। गलती उनकी है। सही कहा न मैंने? लड़के के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। ये लड़की सिर्फ एक खराब स्ट्रीमर ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से डिल्यूजनल भी है। लड़का अब अपना आपा खो देता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं, गलती उनकी नहीं है, बल्कि तुम स्ट्रीमिंग में सच में बहुत बुरी हो। यू एब्सोल्यूटली सक। वो उसे एक एक करके उसकी गलतियां गिनाना शुरू करता है। तुम एक भी चीज सही नहीं कर रही हो। तुम्हारी वॉइस इतनी धीरे है कि किसी को सुनाई भी नहीं देती, बिल्कुल एक विस्पर की तरह। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा व्यूअर्स के साथ इंटरैक्शन बिल्कुल जीरो है। लड़की ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। हाँ, लेकिन लड़का रुकता नहीं है। वो उसे डांटते हुए कहता है, तुम स्ट्रीम करने की उम्मीद कैसे कर सकती हो जब तुम चैट ही ठीक से नहीं पढ़ सकती? और अभी तो उसे एक और बात बोलनी बाकी है। फिर वो अचानक एक सख्त कोच बन जाता है और उसे ऑर्डर्स देना शुरू करता है, अपने बालों को बांधो, टाई योर हेयर अप, अपनी चिन नीचे करो और अपनी कमर सीधी करके बैठो। ये सब देखकर लाइव चैट में बैठे व्यूअर्स भी पागल हो जाते हैं। कमेंट्स आने लगते हैं, ट्विन टेल्स, ओ माय गॉड, और ये लड़का कौन है जो इसे कोच कर रहा है? मैनिपुलेशन इज रियल। लड़का उसे कंप्यूटर की तरफ इशारा करके आदेश देता है, जाओ और चुपचाप वहां बैठो, गो सिट डाउन। लड़की उसकी ये धाक देखकर पूरी तरह सहम जाती है और एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह जोर से बोलती है, जी सर। जैसे ही वो बैठती है, लड़का उसे पीछे से गाइड करता रहता है, चैट को रेगुलर चेक करती रहो और अगर किसी चीज पर रिएक्शन अच्छा ना मिले तो तुरंत आगे बढ़ जाओ। लड़का उसकी क्लास लेना जारी रखता है और उसे समझाता है, सिर्फ मुंह खोलने को ब्रॉडकास्ट नहीं कहते, तुम्हें दूसरे स्ट्रीमर्स को देखकर उन्हें स्टडी करना होगा, समझी तुम? लड़की बेचारी इतनी डरी हुई है कि रोते हुए और कांपते हुए जोर से चिल्लाती है, यस सर। इसके बाद स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है। मैसेज आता है, द ब्रॉडकास्ट हैज एंडेड। लड़की अपनी गेमिंग चेयर पर निढाल होकर बैठी है, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। वो लंबी सांस लेते हुए सोचती है, इट्स फाइनली ओवर। मुझे लगा था आज तो मैं अपना दिमाग ही खो बैठूंगी। वो एमसी की इस सख्त ट्रेनिंग से पूरी तरह थक चुकी है। लेकिन हाउएवर, नतीजा उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकलता है। पब्लिक का रिएक्शन बिल्कुल एक्सप्लोसिव होता है। अचानक डोनेशंस की बरसात शुरू हो जाती है। लड़की हैरानी और खुशी से चीखती है, मायोटो, डोनेशन के लिए थैंक यू। चैट में लोग पागल हो रहे हैं। कोई कह रहा है सो लाउड लोल, तो कोई मजे ले रहा है कि ये तो ऑर्डर्स बहुत अच्छे से मानती है। और डोनेशंस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी एक व्यूअर डोनेशन भेजता है और डिमांड करता है, गिव मी अ हार्श इंसल्ट, यानी मुझे बुरा भला कहो। लड़की तुरंत जोश में आती है और उंगली उठाकर जोर से चिल्लाती है, तुम बाहर निकलो, यू स्ट्यूपिड जर्क। व्यूअर्स को उसका ये नया एग्रेसिव अवतार बहुत पसंद आ रहा है।
उस लड़के की सख्त ट्रेनिंग का ऐसा जबरदस्त असर हुआ कि इतिहास में पहली बार उस लड़की का वीडियो रियल टाइम ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया। ये चमत्कार देखकर उस लड़की को तुरंत यकीन हो जाता है कि ये पड़ोसी कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि एक जीनियस है। लड़का अपना काम खत्म करके वहां से जाने लगता है और कहता है, मैं अब चलता हूं कि कृपया जल्दी से ये दीवार ठीक कर दो। लड़की पहले तो मन ही मन सोचती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे महसूस होता है कि अगर उसे इस लड़के की मदद मिल जाए तो वो एक टॉप लेवल की स्ट्रीमर बन सकती है, बल्कि शायद वो उस बड़े मुकाम को भी हासिल कर सकती है जो अब तक नामुमकिन लग रहा था। ये सोचकर वो तुरंत उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है और चिल्लाती है, मेरी एक विनती है। फिर वो पूरे जोश और एक नए आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है और अपना असली परिचय देती है, मेरा नाम डेमन किंग एल है। लड़का उसे हैरान होकर देखता है और तभी वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारी उम्मीद लिए उससे एक बहुत बड़ी मांग कर बैठती है। वो पूरे दिल से गुहार लगाती है, कृपया आप मेरे मैनेजर बन जाइए। डीमन किंग नाम सुनते ही उस लड़के के दिमाग में एक घंटी बजती है और वो हैरान होकर सोचता है, द डीमन किंग। अचानक उसका दिमाग 3 साल पीछे चला जाता है, उस समय जब पहली बार दूसरी दुनिया के लोग धरती पर आए थे। उस वक्त आसमान से रोशनी की बड़ी बड़ी किरणें धरती पर उतरी थीं। जब ये दूसरी प्रजातियां पहली बार सामने आईं तो उनमें से ज्यादातर इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली थीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एल्व्स और जानवरों वाले लोग इंसानों के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। लेकिन डीमन स्टार से आए हुए डीमन फोक बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। उनकी नीयत में खोट था और वो इंसानों के दोस्त नहीं थे। यही वजह थी कि उस वक्त डीमन किंग को वापस भेजना कोई आसान काम नहीं था, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और अब वापस वर्तमान में लड़का अपनी आंखों के सामने इस नज़ारे को देख रहा है। वही लड़की जिसने अभी अपना नाम डीमन किंग एल बताया है, उसके सामने पूरी ताकत से चिल्ला रही है, प्लीज मेरे मैनेजर बन जाइए। लड़का सदमे में है। वो उस भयानक इतिहास और इस मासूम सी बेवकूफ लड़की को कंपेयर करते हुए सोचता है, क्या ये सच में वही डीमन किंग है? मतलब वो खूंखार विलन अब एक मैनेजर के लिए गिड़गिड़ा रही है। लड़का उसे ऊपर से नीचे तक शक भरी नजरों से घूरता है, मानो वो किसी बहुत बड़े झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लड़की ये देखकर नर्वस हो जाती है और हकलाते हुए पूछती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़का कुछ पल सोचता है और फिर मुस्कुराते हुए सीधा बोल देता है, मुझसे झूठ मत बोलो लोल। ये सुनते ही लड़की को जैसे करंट लग जाता है। वो हैरान होकर चिल्लाती है, क्या? उसे यकीन नहीं होता कि लड़का उसकी सच्चाई को सिर्फ एक मजाक समझ रहा है। लड़का अपनी बात जारी रखता है और लॉजिक देता है, तुम किस डीमन किंग की बात कर रही हो? एक डीमन किंग यहां क्या करेगा? इसका कोई सेंस नहीं बनता। लड़की बेचारी अपनी छाती पीट पीट कर साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं सच में डीमन किंग हूं, मैं यहीं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। लेकिन लड़का तो जैसे उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। वो बड़े सार्काज्म के साथ उसे चिढ़ाते हुए कहता है, शॉर्टिल्ड समझ गया, मिसेस सेल्फ प्रोक्लेम्ड डीमन किंग। फिर वो मुड़ता है और उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। जाओ, अपना मैनेजर किसी और को ढूंढ लो। लड़की का गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो शर्म और झुंझलाहट में जोर से चिल्लाती है, मैंने कहा न, मैं ही डीमन किंग हूं। मुझे कितनी बार ये बात कहनी पड़ेगी? वो अपनी मुट्ठियां भींच लेती है और लगभग रोते हुए उससे सवाल करती है, तुम मेरे मैनेजर क्यों नहीं बनोगे? लड़का उसकी बातें सुनकर तंग आ चुका है और कहता है, भला कौन अग्री करेगा जब तुम ऐसी वियर्ड बातें करोगी? लड़की पीछे से चिल्लाती है, ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है। लड़का उसे डांटता है, अब जिद करना बंद करो। तभी वो रुकता है और एक शर्त रखता है। वो उंगली उठाकर चैलेंज करता है, अगर तुम सच में डीमन किंग हो तो मैं तुम्हारा मैनेजर बन जाऊंगा। लेकिन वो जोर देकर कहता है, सिर्फ तभी अगर तुम एक रियल डीमन किंग हो। लड़की की आंखों में चमक आ जाती है और वो शर्माते हुए लेकिन उम्मीद भरी नजरों से पूछती है, सच में? रियली? लड़का उसे चेतावनी देते हुए कहता है, हाँ, लेकिन बाद में अपनी बात से पीछे मत हटना। तभी अचानक आसमान का सीना चीरते हुए एक भयंकर आसमानी बिजली गिरती है। बूम! पूरी इमारत थर्रा जाती है और एक खौफनाक मंजर छा जाता है। लड़का पसीने से तरबतर होकर कांपने लगता है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो सदमे में बुदबुदाता है, नो वे, नामुमकिन। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये सच में डीमन किंग है? उधर लड़की उसे टोकते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। अब उस लड़की का असली रूप सामने आता है। उसकी आंखों में एक डरावनी नीली रोशनी चमक रही है और उसके हाथों में एक विनाशकारी एनर्जी बॉल तैयार हो रही है। वो अपनी ताकत दिखाते हुए बड़े प्यार से लेकिन धमकी भरे अंदाज में पूछती है, क्या तुम अब प्लीज चुप रहोगे? लड़का मौत को अपने सामने देखकर गिड़गिड़ाने लगता है,
मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। लेकिन लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, वो रुकने वाली नहीं है। एक जबरदस्त धमाका होता है और तेज रोशनी हर तरफ फैल जाती है। इस भयानक हादसे के बाद बेचारा लड़का डर के मारे बाथरूम के कोने में दुबक कर बैठा है। वो अपने सर को पकड़कर बुरी तरह चीखता है, कोई बचाओ मुझे। उसकी हालत खराब हो चुकी है। वो खुद को दिलासा देने की कोशिश करता है, मैं ठीक हूं, रियली, मैं जिंदा हूं। उस भयानक बिजली के हमले के बाद वो लड़की वापस अपने मासूम रूप में आ जाती है। वो अपनी ड्रेस ठीक करते हुए बड़े प्यार से और थोड़ा डरते हुए पूछती है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं ही डीमन किंग हूं? फिर वो तुरंत गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहां से मत निकालो। लड़का अभी भी गहरे सदमे में है और अपने बिस्तर पर बैठा सोच रहा होता है, आखिर एक डीमन किंग यहां कैसे हो सकती है। उसे याद आता है कि 3 साल पहले ही उन्हें वापस भेज दिया गया था। तभी वो लड़की एक बड़ा राज खोलती है। वो शर्माते हुए बताती है कि वो उन बाकी डीमन फोल्क जैसी नहीं है। वो समझाती है, असल में वहां 4 डीमन किंग्स होते हैं, समझे। ये सुनकर लड़का थोड़ा गंभीर हो जाता है और सबसे जरूरी सवाल पूछता है, तो फिर मिसेज एल, तुम्हारा इंसानों पर हमला करने का तो कोई इरादा नहीं है ना? लड़की तुरंत घबराकर मना करती है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। लड़का चैन की सांस लेता है। चलो, कम से कम ये सुनकर राहत मिली। फिर लड़की धीरे से कबूल करती है, और वैसे भी सच कहूं तो मुझे यहां रहना अच्छा लगता है। वो पूरे जोश में आगे बताती है, डीमन रेल्म की बोरिंग दुनिया के मुकाबले यहां करने के लिए कितनी सारी मजेदार चीजें हैं। वो कहती है कि भले ही उसके व्यूअर्स कम हैं, पर उसे स्ट्रीमिंग करने में बहुत मजा आता है। आखिर में वो फिर से उसके सामने झुक जाती है और पूरे दिल से गुहार लगाती है, इसलिए प्लीज मेरे मैनेजर बन जाओ, मेरा चैनल ग्रो करने में मेरी मदद करो। लड़का मन ही मन हिसाब लगाता है। वो सोचता है कि ये लड़की भले ही थोड़ी सी बुद्धू है, लेकिन यही भोलापन तो इसे खास बनाता है। और वैसे भी एक राक्षस राजा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो दर्शकों को खींच लाएगी। हालांकि उसने कसम खाई थी कि वो दोबारा कभी इस वीडियो बनाने वाली दुनिया में कदम नहीं रखेगा, लेकिन वो अपनी टूटी हुई दीवार को ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए वो फैसला कर लेता है और कहता है, ठीक है, मैं ये करूंगा। ये सुनते ही लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो हैरानी और उत्साह से पूछती है, सच में? लेकिन लड़का तुरंत एक शर्त रख देता है। वो साफ साफ कहता है कि ये समझौता सिर्फ उसकी शर्तों पर होगा। वो आगे बढ़ता है और उसे समझाता है कि जैसे ही दीवार ठीक हो जाएगी, उनका ये करार वहीं खत्म हो जाएगा। बस दीवार बनने तक के लिए ही वो साथ हैं। वो उससे पूछता है, कोई शिकायत तो नहीं है ना? लड़की तो मानो इसी पल का इंतजार कर रही थी। वो तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल नहीं। वो इतनी खुश होती है कि वो सोफे पर लड़के के ऊपर झुकते हुए कहती है कि उसे सारी शर्तें मंजूर हैं, चाहे वो काम संभालने का समय हो या कुछ और। उसे किसी बात से कोई परेशानी नहीं है, बस वो राजी है। लेकिन लड़की के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। वो एक शरारती मुस्कान के साथ सोचती है कि भले ही शर्त दीवार ठीक होने तक की है, लेकिन वो उसके बाद भी रुकने वाली नहीं है। वो मन ही मन उसे अपना प्रबंधक मान चुकी है और ठान लेती है कि वो उसे आगे भी अपने साथ रखेगी। उधर लड़का बस हाँ में सर हिला देता है, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि ये लड़की उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। तो अब हमारा मुख्य किरदार उसके सामने एक पेपर रखता है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कहता है, ये लो कॉन्ट्रैक्ट, इसे ध्यान से पढ़ो और साइन कर दो। डीमन किंग एल उस पेपर को हाथ में लेती है और बड़े गौर से उसे देखने लगती है। लेकिन अगले ही पल वो बिना कुछ सोचे पेन उठाती है और पूछती है, बस यहां साइन करना है ना? लड़का उसे तुरंत रोकता है और चेतावनी देता है, अरे रुको, इसके पीछे एक बैक पेज भी है, उसे भी चेक करो। पर वो तो किसी की सुनने के मूड में ही नहीं है। वो लापरवाही से कहती है, सब ठीक है, इट्स फाइन, और बिना पढ़े ही पेपर पर पेन चलाने लगती है। लड़का ये देखकर पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है, फाइन का क्या मतलब है भाई? पहले इसे पढ़ो तो सही। आखिरकार जो होना था वो हो गया। लड़का हताशा में अपने दांत पीसते हुए सोचता है, ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। तभी वो लड़की बड़े गर्व और उत्साह के साथ अपना पेपर उसे दिखाती है और पूछती है, तो कैसा लगा मेरा सिग्नेचर? जब लड़का उस पेपर को देखता है तो वहां कोई नाम नहीं, बल्कि एक अजीब सा कार्टून बना होता है। वो बड़े चाव से बताती है, मैंने ये तब बनाया था जब मुझे लगा था कि मैं बचपन में ही फेमस हो जाऊंगी, और आज फाइनली मुझे इसे यूज करने का मौका मिल गया। तो हमारा मुख्य किरदार उससे पूछता है, तुमने साइन करने से पहले पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना? लड़की बिना किसी डर के सीधा जवाब देती है, नहीं। ये सुनकर लड़का एक बहुत ही डरावनी और शातिर मुस्कान के साथ पूछता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सही से संभाल लूंगा, है ना?
अगले ही पल नज़ारा बदलता है और लड़की दर्द से चीख रही होती है। आउच! दर्द हो रहा है। लड़का उसे सजा दे रहा है, लेकिन लड़की रोते हुए अपनी सफाई देती है। लेकिन अगर मैं उसे पढ़ती भी तो भी मुझे वो समझ नहीं आता। मतलब वो मान रही है कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला था। लड़का उसके गालों को जोर से खींचते हुए डांटता है, तो तुम्हें मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए था। तुम इतनी लापरवाही से साइन कैसे कर सकती हो? लड़का उसे देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये लड़की, ये बस नाम की ही डीमन किंग है। तभी लड़की अपनी जीभ निकालकर एक अजीब सा तर्क देती है, मैं तो बस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहती थी। वो डरते हुए कहती है, क्या पता अगर तुम दीवार ठीक कर देते और फिर साइन करने से मना कर देते तो? उसका ये बेवकूफ़ी भरा लॉजिक सुनकर लड़का हताश हो जाता है। वो उसे बस घूरता रह जाता है और सोचता है, ये तो बस एक क्लूलेस लूजर है, मैं इसे नहीं झेल सकता। वो उस लड़की से कहता है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा लिखने जा रहा हूं, तो तुम यहां मेरे पास आकर बैठो। वो उसे तसल्ली देता है कि वो उसे सब कुछ आराम से समझाएगा। ये सुनते ही डीमन किंग खुशी से उछल पड़ती है और हाँ कहते हुए उसकी तरफ दौड़ लगा देती है। मैनेजर को उसे डांटना पड़ता है, अरे दौड़ो मत। जब वो पास बैठती है तो मैनेजर उसे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें समझाना शुरू करता है। वो साफ साफ कहता है, सबसे पहले हम इसे एक प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। वो आगे बताता है कि प्लानिंग और फिल्मिंग की सारी जिम्मेदारी वो खुद संभालेगा, और सबसे जरूरी शर्त यह है कि जो भी कंटेंट मैं प्लान करूंगा तुम्हें उसमें बिना किसी शिकायत के हिस्सा लेना होगा। डीमन किंग थोड़ी झिझकते हुए सोचती है, जब तक कि वो कुछ अजीब ना हो, जिस पर मैनेजर उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ भी अजीब नहीं होगा। वो आगे शर्त रखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक चलेगा जब तक कि दीवार पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद वो देखेंगे कि आगे क्या करना है। लड़की पूरे उत्साह के साथ कहती है, हाँ मुझे सब समझ आ गया, अब बस सिग्नेचर बाकी रह गया था। लेकिन जैसे ही मैनेजर पेपर देखता है वहां फिर से वही अजीब सी ड्राइंग बनी होती है। वो बस आह करके रह जाता है। फिर वो उससे बड़े प्यार से पूछता है, क्या तुम एक पल के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओगी? वो बेचारी थोड़ी कंफ्यूज होकर अपना हाथ देखती है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही मैनेजर उसका हाथ पकड़ता है वो पूरी तरह हक्का बक्का रह जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो घबराहट में हकलाते हुए कहती है, रुको। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं कि आखिर तुम्हें मेरे हाथ की क्या जरूरत है। तो मेन कैरेक्टर को लगता है कि उस अजीब से सिग्नेचर की जगह थंबप्रिंट लेना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। उधर डीमन किंग का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका है। वो कांपते हुए और हकलाते हुए पूछती है, क्या ये एक ब्लड ओथ है? मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, लगता है डीमन रेल्म में कॉन्ट्रैक्ट्स को शायद यही कहते होंगे। तो वो भी खेल में शामिल हो जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तभी डीमन किंग अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और पूरे जोश में चिल्लाती है, मैं तैयार हूं। उसे लगता है कि शायद सच में खून वगैरह निकालना पड़ेगा, लेकिन मेन कैरेक्टर उसे अपना लाल स्याही लगा अंगूठा दिखाता है और शांत करते हुए कहता है, तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये कोई सीरियस चीज नहीं है। फिर वो बड़े आराम से पेपर पर अंगूठा लगाता है और कहता है, चलो अब ये कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया। अब दोनों एक साथ उस पेपर पर अपनी मुहर लगाते हैं। मेन कैरेक्टर उसे समझाता है, अब हम एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। डीमन किंग अभी भी उस पल के रोमांच में खोई हुई है। वो बड़े ही ड्रामेटिक और सीरियस अंदाज में बुदबुदाती है, अब ये सच में पूरा हुआ, एक ब्लड ओथ। मेन कैरेक्टर उसे देखकर मन ही मन सोचता है, तुम्हें स्ट्रीम पर भी बिल्कुल ऐसे ही बोलना चाहिए, ये बहुत फनी लगेगा। इसके बाद मेन कैरेक्टर उसे कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी थमाता है और कहता है, ये लो अपनी कॉपी, हम दोनों के पास एक एक पेज रहेगा। वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, ये सबूत है कि हमने ब्लड ओथ ली है। डीमन किंग उस पेपर को बड़े प्यार, शर्म और खुशी के साथ देखती है, मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। मेन कैरेक्टर उसे जाते जाते हिदायत देता है, इसे खोना मत, इसे सेफ रखना। अब मेन कैरेक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक प्रोफेशनल तरीके से अपना परिचय देता है, मेरा नाम कैंग दोहियन है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं, एल। डीमन किंग भी शर्माते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बहुत ही प्यारे अंदाज में कहती है, बिल्कुल, मैं भी तुम पर भरोसा कर रही हूं, दोह्योन। लेकिन अगले ही पल नजारा पूरी तरह बदल जाता है। वो प्यार भरा माहौल गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि डीमन किंग बर्फीले तूफान के बीच खड़ी है। वो ठंड से बुरी तरह कांप रही है, उसका चेहरा लाल हो गया है और वो हक्का बक्का होकर पूछती है, ये क्या है? तभी मेन कैरेक्टर, जो खुद तो बहुत ही मोटे और गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ है, बड़े आराम से उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? वो कांपते हुए उसे देखती है तो मेन कैरेक्टर बस एक शब्द में जवाब देता है, कंटेंट। यह सुनते ही डीमन किंग का सब्र टूट जाता है।
वो उस जानलेवा ठंड और खतरनाक पहाड़ को देखकर जोर से चिल्लाती है, आखिर हम यहाँ किस तरह की स्ट्रीम करने वाले हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका पहला ही असाइनमेंट इतना खतरनाक होगा। डोहायन उसे समझाता है कि यहाँ हर किसी ने स्ट्रीमिंग करना छोड़ दिया है और ठीक यही वजह है कि वो लोग यहाँ आए हैं। एल ये सुनकर घबरा जाती है और पूछती है कि क्या वो लोग बिना किसी प्लान के यहाँ आ गए हैं। डोहियोन बड़े स्टाइल से जवाब देता है, प्लान का क्या मतलब, हमारे पास तुम हो एल। ये सुनकर एल शर्म से लाल हो जाती है और समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब निकाले। डोहियोन अपना कॉलर ठीक करते हुए बिजनेस की बात पर आता है। वो कहता है कि अगर उन्हें रियल मनी कमाना है तो उन्हें टॉप 100 रैंकिंग्स में जगह बनानी होगी। दूसरे शब्दों में उन्हें एक बेस्ट स्ट्रीमर बनना होगा। फिर वो उसे रैंकिंग लिस्ट दिखाता है। टॉप पर ब्लेंडी और राहेल जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन जब वो एल का चैनल ढूंढने लगता है तो उसे स्क्रॉल करना पड़ता है और स्क्रॉल करना पड़ता है और वो लिस्ट के बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाता है। एल का चैनल तो रैंकिंग्स में ढंग से रजिस्टर भी नहीं है, उसका रैंक 9831 है। डोहियोन उसे कड़वी सच्चाई दिखाता है कि अगर वो कम्युनिटी में प्रमोट भी करते हैं तो रिएक्शन बहुत बुरा मिलता है। कमेंट्स में लोग उसे बोरिंग और फेक बोलते हैं। वो समझाता है कि ट्रैफिक बढ़ाने का शायद एक ही रास्ता है यूट्यूब, लेकिन उनके पास चैनल रन करने के लिए कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। तो अंत में वो सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा कर सकते हैं और वो है व्यूअर एडिटेड क्लिप्स। डोहियोन पूरे जोश में मुट्ठी बंद करके घोषणा करता है कि वो इस जगह पर चढ़ाई करेंगे और वहां से मजेदार क्लिप मोमेंट्स निकालेंगे। एल, जो चढ़ाई करते करते थककर हाल बेहाल हो रही है, पूछती है कि क्या सच में पहाड़ चढ़ना फन है। डोहियोन बिना पलक झपकाए सीधा जवाब देता है, हाँ ये है। एल बेचारी बस कंफ्यूज होकर उसे देखती रह जाती है। डोहियोन उसे तसल्ली देते हुए कहता है, जब हम वहां पहुंचेंगे तब तुम्हें खुद दिख जाएगा। लेकिन एल को महसूस होने लगता है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण हाइक नहीं है। तभी अचानक जमीन थर्राने लगती है और एक डरावनी आवाज गूंजती है। एल डर के मारे कांपते हुए हकलाती है, दो। डोहियोन। अगले ही पल पहाड़ से तबाही बरसने लगती है। बड़े बड़े रॉक्स यानी विशाल चट्टानें तेजी से उनकी तरफ गिरने लगती हैं। ये नजारा देखकर एल की चीख निकल जाती है, रॉक्स, पत्थर। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आसमान से मौत बरस रही है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जहां एल की जान हलक में अटकी है, वहीं डोहियोन बड़े मजे से अपना फोन निकालकर वीडियो बना रहा है। वो बिल्कुल चिल होकर कहता है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से फिल्म कर रहा हूं। एल उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्या? तभी डोहियोन उसे एक जरूरी ऑर्डर देता है, ज्यादा जरूरी बात, एल राइट, दाईं तरफ हटो। एल को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तब डोहियोन चिल्लाता है, डॉज टू द राइट। तभी एल देखती है कि एक पहाड़ जैसा पत्थर सीधा उसके ऊपर गिरने वाला है। वो बुरी तरह घबरा जाती है और कांपते हुए बुदबुदाती है, आर राइट। उसकी हालत खराब है और वो बस ईक करके चीख पड़ती है। इससे पहले कि वो संभल पाती, डोहियोन का अगला ऑर्डर आता है, अब ऊपर जंप करो। एल हक्के बक्के होकर क्या चिल्लाती है, जबकि उसके ठीक नीचे एक जबरदस्त धमाका होता है। वो पत्थर जमीन से टकराता है और एल हवा में छलांग लगा देती है। धूल बैठने के बाद डोहियोन उसे पकड़ता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, देखो, बिल्कुल वही पैटर्न है, हमेशा की तरह। एल, जो अभी भी हाँफ रही है और पसीने से लथपथ है, उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि कहाँ डॉज करना है? डोहियोन उसे एक बहुत ही ऑब्वियस सा जवाब देता है, जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही इन सब की रिसर्च कर ली थी। मतलब डोहियोन ने गेम के हर खतरे को पहले ही रट लिया था। डोहायोन अपने कंप्यूटर रूम में बैठकर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है, एक एक चीज, खासकर जो इसका मेन कंटेंट है, यानी स्नोफील्ड ऑफ वेलिंग। वो मुस्कुराते हुए एल को बताता है कि अगला ट्रैप भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा था। एल बेचारी कंफ्यूज होकर पूछती है, अगला? डोहियोन उसकी बात को टालते हुए कहता है, चलो क्या अब हम आगे बढ़ें? जिस पर एल चिढ़कर कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? बात मत बदलो। डोहियोन उसे समझाता है कि इसे बस एक मजेदार हाइक समझो, लेकिन एल उस बर्फीले तूफान में खड़े होकर चिल्लाती है, ये किसी भी एंगल से हाइकिंग जैसा नहीं लग रहा है। असल में ये एक फ्रोजन प्लैनेट है जिसे आज तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है। यहां इतने सारे स्ट्रीमर्स के हार मानने की वजह थी यहां की जानलेवा ठंड और उसके बाद स्नोफील्ड के खतरे। जैसे जैसे वो पहाड़ पर चढ़ते हैं, मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। एल को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, जबकि डोहियोन के दिमाग में पैटर्न चल रहा है, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, अंडर। अचानक पहाड़ पर आपदाएं शुरू हो जाती हैं। एल किसी वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह इधर उधर भाग रही है और चिल्ला रही है, क्या हम किसी गेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं?
तभी डोहियॉन मन ही मन सोचता है, अब अगला हमला जमीन से होगा। और तभी जमीन से नुकीले बर्फ के कांटे, आइस स्पाइक्स तेजी से ऊपर निकलते हैं। डोहियॉन सोचता है कि अगर ये असली डीमन किंग है तो उसके लिए स्नोफील्ड पार करना तो बहुत आसान होना चाहिए। लेकिन तभी एल की चीख निकल जाती है, बचाओ, मेरी मदद करो। वो उन कांटों के बीच फंस गई है और हिल भी नहीं पा रही। उसका बैग अटक गया है। ये देखकर व्यूअर्स के कमेंट्स आने लगते हैं। कोई लिख रहा है ओह, तो कोई मजाक उड़ाते हुए कह रहा है दैट वॉज क्लोज LOL। कुछ लोग कह रहे हैं दिस इज काइंडा डेंजरस दो, यानी ये खतरनाक है, और कुछ लोग बस लिखकर हंस रहे हैं। डोहियॉन को एहसास होता है कि ये उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। डोहियॉन तुरंत उसके पास पहुंचता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एल राहत की सांस लेती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूं, बस मेरे कपड़े फंस गए थे। डोहियॉन उसे तसल्ली देता है, शुक्र है, तुम सच में डीमन किंग हो। रुको, मैं तुम्हें निकालता हूं। एल खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। डोहियॉन उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो रुककर कहता है, एल पूछती है, क्या हुआ डोहियॉन? तब डोहियॉन बड़े ही संकोच के साथ एक बहुत ही गलत बात बोल देता है, एल, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा भारी हो। ये सुनकर एल के तो होश ही उड़ जाते हैं। एल का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो जाता है और वो हड़बड़ाते हुए जोर से चिल्लाती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भारीपन इसलिए है क्योंकि मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं। और अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए वो आव देख नताव सीधा डोहियॉन को एक जोर का मुक्का जड़ देती है। बेचारा डोहियॉन जमीन पर गिर जाता है और दर्द में कराहते हुए माफी मांगता है, सॉरी। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगले ही पल एल बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बड़े ही सीरियस अंदाज में प्लान कंफर्म करती है, तो हमारा प्लान यही है ना कि हम इन डिजास्टर्स को पार करते हुए समिट तक जाएंगे और अच्छे क्लिप्स निकालेंगे। हालांकि अभी भी स्क्रीन पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो काफी नेगेटिव हैं। लोग लिख रहे हैं टैलेंट नहीं है, छोड़ दो, और ये नहीं कर पाएगी। लेकिन डोहियॉन कपड़े झाड़कर खड़ा होता है और उसे भरोसा दिलाता है, बिल्कुल, अगर हम सक्सीड हो गए तो व्यूज एकदम एक्सप्लोड हो जाएंगे। ये सुनते ही एल का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो मुट्ठी भींचकर चिल्लाती है, लेट्स गो। डोहियॉन मन ही मन उसकी तारीफ करता है कि ये लड़की कितनी जल्दी रिकवर कर लेती है। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी डोहियॉन के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। वो कहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एल बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सामने से एक और भयानक डिजास्टर आता हुआ दिखाई देता है। एल घबराकर पूछती है, डोहियॉन, अब हम क्या करें? इस बार डोहियॉन का जवाब सुनकर एल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डोहियॉन पसीने से तरबतर होकर कहता है, मुझे भी नहीं पता। एल चिल्लाती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तब डोहियॉन उसे असली सच बताता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी इसे क्लियर नहीं किया है। ये एक अनएक्सप्लोर्ड प्लैनेट है, मतलब इसके आगे का रास्ता उसे भी नहीं मालूम। ये सुनकर लाइव चैट में व्यूअर्स पागल हो जाते हैं। कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है, क्या हम सच में ये देखने वाले हैं? मिलियन वन की शर्त अगर ये जीत गए तो? दर्शकों को यकीन नहीं हो रहा कि वे इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। हालात बिगड़ते देख डोहियॉन आखिरी दांव खेलता है और चिल्लाता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं एल, कुछ भी करो। एल चीखती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रहे हो? डोहियॉन जवाब देता है, कुछ भी चलेगा, आखिर तुम डीमन किंग हो। तभी वे दोनों नीचे गिरने लगते हैं। व्यूअर्स को लगता है कि खेल खत्म हो गया। कमेंट्स आते हैं गुड बाय और क्या ये सच में एंड है? तभी एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ सफेद हो जाता है। जब धुआं छंटता है तो डोहियॉन के चेहरे पर बर्फ जमी होती है। वो राहत की सांस लेता है और कहता है, भले ही ये एक डिजास्टर था, पर यह थोड़ा टेम नहीं था। फिर वो एल से पूछता है, तुम बस अपनी डीमन पावर्स इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेती? एल उसे एक कड़वी सच्चाई बताती है, वो पावर लिमिटलेस नहीं है। मैं उसे जितना ज्यादा यूज करूंगी, मैं उतना ही ज्यादा एग्जॉस्टेड होती जाऊंगी। एल अपनी हथेली को देखते हुए एक राज खोलती है। वो कहती है कि पिछली बार उसने अपनी जिस ताकत का इस्तेमाल किया था वो तो बस एक छोटा सा दिखावा था। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डोहियॉन की तरफ मुड़ती है और उसे तसल्ली देती है कि आगे जो भी खतरनाक चीजें आएंगी उन्हें वो खुद संभाल लेगी। वो बड़े प्यार से कहती है, इसलिए तुम चिंता मत करो डोहियॉन। डोहियॉन उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि अब वो सच में उस पर भरोसा कर सकता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा एल। तभी अचानक एक जबरदस्त आवाज आती है और पहाड़ से तबाही बरसने लगती है, एवलांच। डोहियॉन अपनी आंखों को बचाते हुए झुक जाता है, जबकि एल अभी भी उसे चिंता न करने के लिए कह रही थी। लेकिन अगले ही पल एक धमाका होता है।
एल ने अपनी जादुई शक्ति से उस पूरे बर्फीले तूफान को एक झटके में उड़ा दिया है। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए पीछे मुड़कर डोहियॉन पर चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो डोहियॉन? वो गुस्से में उसे डांटती है कि ये क्लिप बनाने का कितना शानदार मौका है। वो पूछती है, ये एक परफेक्ट क्लिप मोमेंट है, तुम इसे फिल्म क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी आंखों में वही बैंगनी चमक वापस आ गई है। डोहियॉन उसके पीछे कैमरा ताने खड़ा है और उसे भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक से फिल्म कर रहा हूं। व्यूअर्स भी ये नज़ारा देखकर पागल हो गए हैं। कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या वो सच में एवलांच था और क्या ये लोग सच में समिट तक जा पाएंगे? अब एल का जोश देखने लायक है। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, चलो इसे करते हैं, सीधा समिट तक। डोहियॉन उसे देखकर हैरान भी है और खुश भी। तभी एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है, अगर वो सच में इसे क्लियर कर लेते हैं तो। कहानी अब एक एकदम अलग लोकेशन पर शिफ्ट होती है, जहां एक शानदार घर दिखाई देता है। वहां बैठा कोई शख्स ये नोट करता है कि अपलोड ऑलरेडी डन, यानी वीडियो अपलोड हो चुका है। वो शख्स स्नोफील्ड के सारे क्लिप्स देखने के बाद खुद से सवाल करता है, मुझे लगा ही था, लेकिन क्या तुम सच में वहां खुद जा रहे हो? मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई सच में उस खतरनाक जगह पर गया है। तभी हम देखते हैं एक नई लड़की को जो रिलैक्स होकर अपनी चेयर पर लेटी है। वो फोन देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, एक और क्रेजी बास्टर्ड। हाँ, फिर वो फोन का जवाब बड़े ही चुलबुले अंदाज में देती है, मोशी मोशी टिल्ड क्या चल रहा है? जब सामने वाला उससे कुछ पूछता है तो वो पलटकर सवाल करती है, क्या तुम सच में पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता? वो मानती है कि वो उस लड़के को काइंड ऑफ जानती है, पर उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। लेकिन फिर वो एक बहुत ही जरूरी बात बोलती है। वो कहती है कि अगर उन लोगों ने समिट दिखा दिया तो सारा अटेंशन वो लोग चुरा लेंगे। वो सामने वाले को आगाह करती है, क्या इससे तुम लोगों के लिए भी ट्रबल खड़ी नहीं होगी? अब कैमरा एक बहुत बड़ी और ऊंची बिल्डिंग की तरफ घूमता है। फोन पर दूसरी तरफ से कोई उसे कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है कि तुम्हें सिर्फ इस महीने तक ही हमारे वीडियोज अपलोड करने थे, है ना? इस पर वो लड़की बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, बस वीडियो देखो, तुम समझ जाओगे। स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उसमें डोहियॉन और एली बिल्कुल जीत के करीब लग रहे हैं। लड़की कहती है, ये लोग तो सच में वेलिंग स्नो माउंटेन के पीक पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करती है और हैरान होकर कहती है, हाँ, ये क्या है? वो फोन की स्क्रीन को ध्यान से देखती है और जैसे ही उसे समझ आता है उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो पहचान लेती है, ये कैंग डोहियॉन है। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर एक दीवानगी भरी हंसी के साथ कहती है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। वो लड़की फोन पर बात करते हुए एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। उसे पता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डोहियॉन है, इसलिए वो सामने वाले को डराती है कि अगर इन लोगों ने सच में वो समिट दिखा दिया तो सारा का सारा ध्यान वही लोग चुरा ले जाएंगे। वो जानती है कि डोहियॉन कितना खतरनाक है, इसलिए वो पूछती है कि क्या इससे तुम लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी नहीं हो जाएगी? अब हम देखते हैं एक और टॉप स्ट्रीमर को जो एक एल्फ है। वो भी इस खतरे को महसूस कर रही है और मानती है कि अगर कुछ इतना फ्रेश और नया सामने आ गया तो वे लोग इस कंपटीशन में हार सकते हैं। तभी वहां मौजूद बाकी बड़े टॉप स्ट्रीमर्स भी सतर्क हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक डर और हैरानी साफ दिखाई देती है क्योंकि वे सब डोहियॉन को जानते हैं। उन्हें समझ आ गया है कि वो पुराना खिलाड़ी वापस आ गया है और अब बाकी सभी स्ट्रीम्स के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। और अंत में हम देखते हैं उस बर्फीले पहाड़ का वो नज़ारा जहां दोहाइयों और एल सुकून से बैठे हैं। वे दोनों अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू हुआ है क्योंकि हवा में बस एक ही सवाल गूंज रहा है जो अब हर किसी की जुबान पर है, आखिर उस चैनल का नाम क्या था? मतलब साफ है, अब पूरी दुनिया डोहियॉन को ढूंढने वाली है।